दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहानी सुनी होगी, कॉकरोच माइंडसेट। एक गिलास में आपने कई सारे कॉकरोच रख दिए और वो कॉकरोच कभी भी उस गिलास से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जैसे ही एक कॉकरोच बाहर निकलने का प्रयास करेगा, दूसरे उसके पैरों पर लटक जाएगा और उसको वापस अंदर गिरा लेगा। शायद भारत की संस्कृति में या भारत के समाज में ऐसा बहुत कुछ कॉमन हमको देखने को मिलता है। ये कॉकरोच माइंडसेट सिर्फ हमारा बिजनेस में ही नहीं या किसी ब्यूरोक्रेसी में नहीं, इवन पॉलिटिकल सिस्टम में भी है। अगर आप हकीकत में देखें तो हर क्षेत्र में कॉकरोच माइंडसेट हमको देखने को मिलेगा। आजकल जो चर्चा हो रही है वो हो रही है राजनीति में कि यूपी में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद हम उसी कॉकरोच माइंडसेट से परेशान हैं यूपी को लेकर, और ये बात हमें समझनी होगी। आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि जो यूपी में हो रहा है, क्या वास्तव में वह देश के लिए सुखद है? क्या ये होना चाहिए? क्या बीजेपी जैसी पार्टी जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस बोलती थी, क्या ये उसको इस बात की शोभा देता है? और अगर हमें इस पार्टी विद डिफरेंस को कॉकरोच माइंडसेट से बचाना है, तो यहां पे मोदी साहब की भूमिका क्या होनी चाहिए, हम आज जरा इसकी भी चर्चा करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय जो सत्ता संघर्ष आपको यूपी में दिख रहा है, बहुत से लोग बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं, जो इस पूरी गतिविधियों को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, वो हर व्यक्ति ये कह रहा है कि यूपी में जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इसके पीछे यूपी में दो लोगों की आपस की लड़ाई है कि अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों, मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। मैं आपको अपने विचार रखूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। देखिए दोस्तों, मेरा यह मानना है कि दिल्ली में जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की, उसका रास्ता यूपी से जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, कोई भी आदमी, सेंसिबल आदमी जो बेसिक पॉलिटिकल कैलकुलेशन समझता होगा, उसको ये पता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो एमपीज की सीट आती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो यूपी से आती है। और यूपी जिसको चाहेगा वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये बात हमें समझनी होगी। आज स्थिति वही है। दिल्ली में एक एस्पिरेशन है कि मोदी के बाद कौन। अब सवाल इस बात का है कि बीजेपी ने भी कांग्रेस की तरह कोई सक्सेशन प्लानिंग नहीं करी है, और जिस तरह से कांग्रेस राज्यों में मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार या केंद्र जिसको आप बोलते हैं कि जो उनका सेंट्रल ऑफिस है, हाई कमान से थोपा जाता है, आजकल बीजेपी में भी यही हो रहा है कि जो सेंट्रल लीडरशिप चाहेगी वो ही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे लोकल एमपीज और पॉपुलेशन की एस्पिरेशन कुछ भी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो गया है, क्योंकि वहां पे भी डेमोक्रेसी ना होके सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग हो गया। क्या ये बीजेपी के हित में है? इसके लिए हमें कांग्रेस के इतिहास को भी समझना होगा। इंदिरा गांधी के बाद, आप सिर्फ राजीव गांधी का टाइम छोड़ दीजिए, क्योंकि वो इमोशनल वोटिंग टाइम था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, लेकिन इंदिरा गांधी ने जब से कुर्सी छोड़ी है, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के बाद से, तब से कांग्रेस कभी मेजॉरिटी में नहीं रही। मैं राजीव गांधी जी के टाइम को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक इमोशनल वोटिंग टाइम था, तो करीब 400 के आसपास उनको सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद कभी भी कांग्रेस मेजॉरिटी में नहीं है। कारण बहुत सिंपल था कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में इस बात के लिए मेहनत करने को तैयार नहीं था कि अगर वो मेहनत करेगा, पार्टी को संगठित करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर पार्टी जीतती है तो उसको सत्ता मिलेगी, उसको पार्टी आगे भी बड़ी जिम्मेवारी देगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। तो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग पार्टी को बढ़ाने की जगह जितने भी राजनेता थे वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में रख गए, और किसी भी तरह से अगर अपनी कुर्सी बच जाती और हम एमपी बन जाते हैं तो उनका एजेंडा पूरा है। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, उनका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो गया। मतलब संगठन को छोड़कर व्यक्ति के ऊपर पूरा फोकस हो गया। आजकल क्या बीजेपी में भी यही हो रहा है? जो लोकसभा में अभी चुनाव खत्म हुए हैं उससे तो यही लगता है।
और यही बात जिस दिन लोकसभा के चुनाव आए थे, उस रिजल्ट आए थे चुनाव के, उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। ब्रांड वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन, मोदी ब्रांड वर्सेस बीजेपी ओब्लिक आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन, कौन बड़ा है, ये बात हमें समझनी होगी। अगर मोदी ब्रांड बहुत बड़ा होता तो आज बीजेपी की 240 सीटें नहीं आती। ब्रांड है, लेकिन उसको एनकैश करने के लिए अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को तैयार नहीं किया तो शायद अगली बार 240 से भी कम हो सकता है। इस बात को हमें समझना होगा। कांग्रेस की गलतियों से शायद बीजेपी नहीं सीख रही, और यही कारण है कि आज बीजेपी के अंदर जिस तरह से एक उठापटक है, आप कार्यकर्ताओं से मिलें, आप रीजनल लीडर से मिलें, उनके जो शुभचिंतक हैं उनसे मिलें, कोई भी इस बात से आज आश्वस्त नहीं है, खुश नहीं है कि जिस तरह से बीजेपी एज ए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है ये उचित है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर आपका कार्यकर्ता मोटिवेटेड नहीं है तो वो जंग नहीं जिता सकता, वो चुनाव नहीं जिता सकता, वो घर से निकलेगा ही नहीं, जो हमने लोकसभा चुनाव में देखा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यूपी का सीएम कौन बनेगा ये नहीं है। इस समय झगड़ा ये है कि मोदी के बाद प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में आगे कौन होगा। और दो तरह की लॉबीज काम कर रही हैं। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम में इनफॉर्मली बात करें तो इशू ये बन रहा है कि गुजरात लॉबी वर्सेस अदर्स। ये जो डिवाइड दिख रहा है बीजेपी के अंदर कि हर की पोजीशंस पे गुजराती लॉबी को सामने रखना, हर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गुजराती लॉबी को देना, हर की पोजीशंस पे गुजराती या उनके व्यक्तियों को रखना, ये जो बीजेपी के अंदर एक सोच चल रही है कि आफ्टर ऑल ये हो क्या रहा है इस देश में, मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि ये बीजेपी के लिए ही घातक होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी कुर्सी पे हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मोदी साहब का भी रिटायरमेंट का दिन आएगा, ये बात हमें माननी होगी। उसके बाद क्या होगा, ये एक चिंता की बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से एक जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि गुजरात लॉबी हावी हो रही है यूपी में, इंक्लूडिंग सारे टेंडर्स में, ये वहां की जो जनता है उसके लिए बहुत सुखद खबर नहीं है। और इनफैक्ट लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं यूपी के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्टों से बात कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में हर तरह के लोगों से होता है। अंडर करंट हर व्यक्ति ये कह रहा है कि यार ये चल क्या रहा है, ये मोदी जी कर क्या रहे हैं, ये सिर्फ हर जगह सिर्फ गुजरात को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या देश को साथ लेके चल रहे हैं। ये बात आज बड़े बड़े व्यापारी वर्ग में, बड़े बड़े की मैनेजमेंट पोजीशन पे बैठे हुए लोग, इवन ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय ये बहुत जरूरी है कि मोदी साहब को अपनी जो एक राष्ट्रीय नेता की है उसको रीएम्फेसाइज करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी के वोट कम आए हैं, मोदी की छवि को धक्का लगाया, चाहे कोई माने या ना माने। अब जिम्मेवार कौन है? अमित शाह, जिसको आप चाणक्य मानते थे, जिन्होंने यूपी जिताया, वो, या यूपी के मुख्यमंत्री? अब सवाल इस बात का है कि देयर इज ए रिफ्ट बिटवीन योगी एंड अमित शाह, कि दोनों के बीच में, अमित शाह और योगी जी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है। और इसका खामियाजा यूपी के अंदर बीजेपी को उठाना पड़ा, और इसकी कीमत यह हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आज मोदी सरकार कमजोर है। आप नंबर की दृष्टि से कुछ भी बोलें, लेकिन सरकार कमजोर है, और ये परसेप्शन जनता में अच्छा नहीं जा रहा। इस बात को हमें समझना होगा। तो क्या मोदी और आरएसएस मिलके कोई एक इस तरह की रूपरेखा नहीं बना सकते कि देश की जनता को यह पता लगे कि अगला जो पीएम होगा वो कैसे चुना जाएगा? क्या आपके बीजेपी अंदर से कोई चुनाव लड़ाएगी, या पार्टी के संगठन का आदमी आएगा, या जो केंद्रीय मंत्रिमंडल और जो आरएसएस के टॉप लीडरशिप है वो बैठ के डिसाइड करेगी? कैसे चुनाव होगा अगले पीएम का? इस बात की क्या रूपरेखा जनता के सामने नहीं रखी जा सकती? क्योंकि लोगों की कमी नहीं है, ना आरएसएस में ना बीजेपी में।
लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता है तो पार्टी के साथ साथ देश का भी नुकसान होता है और जनता इस बात को पॉजिटिव वे में नहीं लेती। और यही कारण है कि आज डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हो रही। हर आदमी या तो यूपी पॉलिटिक्स पे चर्चा कर रहा है या महंगाई और बेरोजगारी या राहुल गांधी के स्टेटमेंट। जो दिशा दिखानी चाहिए देश को, जहां जनता की एनर्जी को मोबिलाइज करना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात अब यह है कि यूपी में क्या होगा। देखिए, यूपी की जनता, एक बात तो आप मानेंगे कि जिस तरह से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को योगी ने कंट्रोल किया, यूपी की जनता तो योगी के साथ है। अब अगर आप योगी को हटा के किसी को भी मुख्यमंत्री बनाते हैं तो सीधा जो आक्षेप है, जो इशू उठेगा, वो ये उठेगा कि इसमें दिल्ली में बैठे हुए गुजरात लॉबी ने इंटरफियर किया। इसका कंक्लूजन यही निकलेगा, चाहे आप कितने भी जस्टिफिकेशन दे दीजिए कि नहीं ऐसा था, पार्टी लीडरशिप चेंज करनी थी, नई सोच लानी थी। ये सब तमाशा जनता नहीं मानती। आज सोशल मीडिया का जमाना है। सीधा सीधा ये आएगा कि गुजरात लॉबी जो दिल्ली पे हावी होना चाहती है, उसने योगी को हटाया क्योंकि योगी गुजरात लॉबी के बस में नहीं थे, उनके कंट्रोल में नहीं थे। वो अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नेंस दिखाना चाहते थे यूपी में, ताकि उनका कद और बढ़े, और बुरा नहीं है उसमें। सवाल अब इस बात का है कि क्या इस तरह की जो एक इमेज निकल के जा रही है बीजेपी की, क्या आरएसएस और बीजेपी की लीडरशिप इसको एड्रेस कर पाएगी? क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक होंगे। अगर लोगों का मन उचट गया तो बीजेपी के लिए संकट है। इस बात को भी आपको समझना होगा कि बंगाल के अंदर जो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, वो क्यों हुई, जबकि हर आदमी उम्मीद कर रहा था कि बंगाल में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। क्योंकि वहां पे आप हिंदू मुस्लिम की बात करें, वहां पे कट्टरवादिता की बात करें, ममता मुस्लिम कम्युनिटी के साथ है उसकी बात करें, तो एक उम्मीद ये थी कि बंगाली हिंदूज शायद बीजेपी का साथ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? क्या लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो रहा है? क्या बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया? ये गंभीर चिंता की बात है। इसीलिए मुझे लगता है दोस्तों, ऑप्शन एक ही है बीजेपी के पास, पुट योर हाउस इन ऑर्डर। जो आपकी आपस की लड़ाई है उसको जितना जल्दी आप निपटाएंगे उतना आपका डैमेज कम होगा। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? आपकी इमेज खराब हो जाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो जाए, आपके कैडर के अंदर डीमोरलाइजेशन फैल जाए और उसके बाद आप इशू को रिजॉल्व करें, तब तक तो डैमेज हो चुका। तो सवाल अब यह है कि क्या मोदी साहब लीडरशिप दिखाएंगे? क्योंकि मोदी साहब की यह जिम्मेवारी है कि स्टेट में स्ट्रांग लीडरशिप हो, क्योंकि अगर स्ट्रांग लीडरशिप होगी और बीजेपी की सत्ता हर स्टेट में होगी तो सेंटर अपने आप मजबूत होगा। लेकिन आप ये कहें कि सेंटर मजबूत रहे और बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट्स कमजोर रहें, तो आप जो विरोधी पार्टियां हैं उनके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। जनता इन चीजों में विश्वास नहीं करती। जनता को चाहिए स्ट्रांग, डिसाइसिव, गुड गवर्नेंस। मोदी साहब जो बात सेंटर में कहा करते थे, क्या उस तरह की स्ट्रांग गवर्नेंस स्टेट में दे पाएंगे? क्या मोदी एज ए लीडर अपने अंदर करीब 30 ऐसे चीफ मिनिस्टर क्रिएट करेगा जो इक्वली कॉम्पिटेंट हो और वो सारे लोग भारत को एक अच्छा प्रधानमंत्री के रूप में एक पर्सनैलिटी दे सके? आपको इस बात का डर क्यों लगता है कि आपकी कुर्सी खतरे में है? ऐसा नहीं होता है। और अगर अच्छा काबिल इंसान देश को आगे बढ़ा सकता है तो गुजरात से आपको लाके प्रधानमंत्री का मौका देश की जनता ने दिया, तो देश की जनता उस ही सक्षम व्यक्ति को चुनेगी जो उस देश को आगे ले जाए। सवाल इस बात का है कि क्या वो सक्षम व्यक्ति जनता ढूंढ के लाएगी या मोदी साहब एज ए लीडर अपने नीचे भारत के भविष्य के नेताओं का निर्माण करेंगे? चाणक्य ने तो यही कहा था ना कि अच्छा लीडर तो वही होता है जो देश के भविष्य को आगे सुदृढ़ करे, सुनिश्चित करे, समृद्ध करे। तो ऐसा कौन सा लीडर है मोदी साहब की नजर में? ऐसे कम से कम 3-4 आदमी तो होने ही चाहिए जो इक्वली कॉम्पिटेंट हो। क्या मोदी साहब सेकंड लाइन तैयार कर पाएंगे? अब सवाल इस बात का है। और अगर मोदी साहब ने सेकंड लाइन इफेक्टिव लीडर्स की तैयार नहीं करी
तो ये मोदी साहब की लीडरशिप पे भी क्वेश्चन होगा, जैसा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम हुआ कि आपने सेकंड लाइन तैयार ही नहीं करी और पार्टी बिखर गई। क्या यही हाल बीजेपी का होगा? बीजेपी के जो वेल विशर्स हैं उनको सोचना होगा, आरएसएस को भी सोचना होगा, क्योंकि जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी में भी जो खटास रही है और जो नड्डा साहब का स्टेटमेंट था कि हमें अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, इसने बहुत डैमेज किया है। ये रिपेयरिंग में टाइम लगेगा। क्या आज से शुरुआत हो पाएगी? ये लीडरशिप को सोचना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बीजेपी कांग्रेस की राह पे है? क्या मोदी साहब अपना एक सुदृढ़ उत्तराधिकारी, मैं एक नहीं, मैं बोल रहा हूं कम से कम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों को तैयार कर पाएंगे जो देश की बागडोर संभाल सके? आपका क्या कहना है? क्या योगी को कमजोर करना चाहिए यूपी में केंद्र सरकार को? क्या बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स को यूपी को किसी और के हवाले करना चाहिए? ये सब सवाल इस समय जनता के मन में है। आपके क्या विचार हैं? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।